वी.के. शर्मा आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ कक्षा 9वीं हिंदी गद्य के अंतर्गत आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा का सारांश समझने का प्रयास करेंगे। कहानी थोड़ी लंबी है, जिस विस्तार से हम कहानी का स्वयं जब अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो ही उसके प्रत्येक प्रसंग को या कथा को ठीक से समझ पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर संक्षेप में यानी सार रूप में इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि कहानी के प्रारंभ में हमें पता लगता है कि इसमें दो मुख्य पात्र हैं और वो पात्र हैं हीरा और मोती नामक दो बैल। यानी हीरा और मोती नामक दो बैल हैं जो यहाँ पर मुख्य पात्र हैं, और अन्य पात्र जो हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं वो है झूरी, गया, छोटी बच्ची और अंत में एक कसाई। कहानी के उद्देश्यों पर यदि हम दृष्टि डालें तो माध्यम से सद्गुण विकृतियों की ओर संकेत करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि सद्गुण होना अच्छी बात है, लेकिन जब इन सद्गुणों की पराकाष्ठा हो जाए, सद्गुणों की पराकाष्ठा से तात्पर्य है जब हम अन्याय और अत्याचार का भी प्रतिकार ना कर सकें, जब हम अपने ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार का भी विरोध ना कर सकें और अन्याय अत्याचार को सहन करते जाएं, ऐसी स्थिति में उसे सद्गुण विकृति ही कहा जाएगा। तो गधे और बैलों के माध्यम से प्रारंभ में उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि सद्गुण विकृति व्यक्ति या समाज के विकास के लिए कभी भी उचित नहीं हो सकती। उन्होंने बोला है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे प्रतीक रूप में उसको गधा कहते हैं, लेकिन उन्होंने गधे की दूसरी विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए उसकी तुलना महान ऋषि मुनियों तक से की है। उन्होंने बोला है कि गधा बेचारा बड़ा सहनशील होता है, बड़ा परिश्रमी होता है, अपने मालिक का कभी प्रतिकार नहीं करता, इसीलिए तो उसकी अच्छाई को ना देख करके लोग क्या कहते हैं, उसे मूर्ख का प्रतीक समझते हैं। तो प्रारंभ में कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि सद्गुण विकृतियां यानी हम किसी भी अन्याय अत्याचार का विरोध ही ना कर सकें, तो इस प्रकार की सद्गुण विकृतियां कभी भी समाज और व्यक्तिगत जीवन में कहीं भी हितकर नहीं होती। दूसरा जो नीति विषय मूल्य उभारना, यानी पूरी कहानी में जब हम देखते हैं दो बैलों की कथा के माध्यम से, तो प्रारंभ से ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार से बैल आपस में बातचीत करते हैं और उस बातचीत के माध्यम से बहुत सारे अनेक नीति विषय मूल्य उभर के आते हैं। जैसे दोनों बैलों का मूल भाषा में एक दूसरे की बात को समझ लेना, या फिर एक साथ चारे के लिए अपनी गर्दन को नीचे रख लेना या गर्दन को एक साथ ऊपर उठाना, यानी एक दूसरे के मित्र की चिंता करना। एक बैल ज़्यादा वजन खींच रहा है तो वो अपने दूसरे मित्र की चिंता कर रहा है कि मेरे मित्र पर ज़्यादा वजन ना आ जाए। इस प्रकार कहानी में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहाँ हमें ये पता चलता है कि वो एक सच्ची मित्रता की ओर संकेत कर रहे हैं। तो कहीं हीरा मोती की वार्ता के दौरान ये पता लगता है कि वो नारी, कहीं तो मुंशी प्रेमचंद नारी जाति के सम्मान की ओर संकेत करना चाहते हैं, तो कहीं वह मानवीय धर्म बताना चाहते हैं, तो कहीं वह पशु पक्षियों पर होने वाले क्रूर अत्याचार की ओर भी संकेत कर उसे रोकने की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। और फिर कहीं यदि हम देखते हैं तो एक संघर्ष से ही सफलता मिलती है, ऐसा भी नीति विषय मूल्य आता है। जिस प्रकार से वो दोनों बैल संघर्ष करते रहते हैं और अंत में वो सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये अनेक नीति विषय मूल्य इस कहानी के माध्यम से उभर के आए हैं। और तीसरा है स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत। वास्तव में ये दोनों बैल स्वतंत्रता सेनानी के प्रतीक हैं। ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी के प्रतीक, ये दोनों ही बैल स्वतंत्रता सेनानी के प्रतीक हैं, जिस प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं।
संघर्ष करते हुए, अपने जीवन की सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए, औरों के हित के लिए अपना जीवन लगाकर भारत माता को आजाद कराया। ठीक इसी प्रकार से हीरा मोती को भी अपनी जन्मभूमि, जिसे झूली का घर कहा जा सकता है, वहां से इतना प्रेम था कि उनके साले गया द्वारा जब दोनों बैलों को ले जाया जाता है तो वहां रुक नहीं पाते और अनेक संघर्ष करने के बाद वापस झूली के यहाँ पर ही भाग कर आ जाते हैं। इस बीच में उन्हें बहुत से संघर्ष झेलने पड़ते हैं, कहीं आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी की तरह टूटते नहीं हैं और अंत में जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी देश को आजाद करा के दम लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से हीरा और मोती नामक दोनों बैल अपने मूल मालिक झूली के पास पुनः आ जाते हैं। यही इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां ये कहानी एक ओर सद्गुण विकृति की ओर संकेत करती है, अनेक नीति विषय मूल्य उभार के आती है, स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत करती है, और एक और प्रमुख बिंदु हो सकता है संवेदना उभारना, पशुओं के प्रति संवेदना। वास्तव में भारतीय किसानी जीवन में पशुओं को पशुवत नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के रूप में उनको रखा जाता है। यहाँ पर पशुओं के साथ किसी भी प्रकार का क्रूर व्यवहार ना हो और भारतीय संस्कृति की पशु पक्षियों के प्रति जो सोच है, उनको जो रखने का तरीका है, उनके साथ जो आत्मीय संबंध और आत्मीय व्यवहार है, वही पूरे विश्व में होना चाहिए। यानी पशुओं के प्रति किसी प्रकार की क्रूरता नहीं होनी चाहिए। और झूली अपने दोनों बैलों के साथ किस प्रकार से रहता है, इस माध्यम से उन्होंने बार बार ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे किसानी जीवन में जो पशु पक्षी होते हैं, पालतू पशु पक्षी होते हैं, उनके साथ सदैव ही आत्मीयता एवं अपनेपन का व्यवहार किया जाता है। धन्यवाद।